नमस्कार दोस्तों। आज आज की वीडियो में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ए से जेड तक समझेंगे। जानेंगे कि ये क्या है, ये क्यों लागू हुई और इसके लागू होने से आपको क्या क्या लाभ हो सकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का टॉपिक रीट मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शायद फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इसको आज विस्तार से पढ़ेंगे। ओनली फॉर वही चीज़ पढ़ेंगे जो एग्जाम में आने लायक है। बेवजह की चीज़ें इसमें नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ नोट्स हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप शॉर्ट नोट्स की तैयारी कर रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए कारगर हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भाग 4 में आता है। देखिए, एजुकेशन पॉलिसी क्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उद्देश्य में इसके अंदर 4 भाग दे रखे हैं। पहला देखिए, एनईपी 2020 का उद्देश्य क्या है। इसको समझना होगा कि एनईपी 2020 का उद्देश्य क्या रखा गया। भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बनाना है तथा सतत विकास के लक्ष्य के तहत वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता दर को प्राप्त करना है तथा समावेशी और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की व्यवस्था करना है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक कमेटी गठित की गई, जिसका नाम है के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जून 2017 में समिति गठित की गई, जिसमें मई 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट द्वारा इसको स्वीकृति भी प्रदान की गई। याद रखना है, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जून 2017 में समिति गठित की गई, मई 2019 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 4 भागों 27 अध्याय हैं। पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में, याद रखना 1968 में पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी और दूसरी 1986 में आई थी और इसमें संशोधन 1992 में हुआ था और 34 वर्ष बाद वापस नई शिक्षा नीति 2020 में आई है। अब 2020 की एजुकेशन पॉलिसी के क्या क्या है। 5 स्तंभ होंगे, यानी सरकार ने तय किया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कितने स्तंभ होंगे। 5 स्तंभ होंगे। पहला है कि सब तक पहुंच, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पहला ही लक्ष्य ये तय किया गया कि सब तक शिक्षा की पहुंच होगी। दूसरी है भागीदारी, यानी प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत रूप से क्या की जाएगी, सहायता की जाएगी। गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाएगा, यानी सर्वांगीण विकास और समग्र विकास पर आधारित शिक्षा दी जाएगी। किफायती शिक्षा दी जाएगी, यानी 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। फिर है जवाबदेही, दायित्वों को पूरा करना शिक्षकों का कर्तव्य होगा। फिर इसने सरकार ने यह तय किया कि जीडीपी का 6% जो खर्चा है वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। जीडीपी का 6% हिस्सा किस पर खर्च किया जाएगा, शिक्षा पर खर्च किया जाए। इसके बाद हम देखते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला है कि प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं को स्वीकारना तथा उसके विकास हेतु प्रयास करना। याद रखना है, क्या है पहला सिद्धांत कि विशिष्ट जो बच्चे होते हैं उनकी विशिष्ट क्षमताओं को स्वीकारना है और उनके विकास हेतु क्या करना है, प्रयास करना है। फिर है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। फिर है शिक्षा के लचीलेपन को स्वीकारना होगा। रुचि योग्यता के अनुसार बच्चा चयन करेगा कि उसको किस विषय के अंदर शिक्षा प्राप्त करनी है। उसके बाद ये दिया गया गया संबंध, यानी बहुविषयक शिक्षा, जिसमें सभी पाठ्यक्रमों को आपस में जोड़ा जाएगा। उसके बाद इसके और मूल तत्व है कि अवधारणात्मक समझ, तार्किक वैज्ञानिक सोच, प्रायोगिक अधिगम पर बल देने वाली शिक्षा होनी चाहिए। फिर बहुभाषा को स्वीकार करना, मल्टीपल लैंग्वेज। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय नैतिक, मानवीय व संवैधानिक मूल्यों पर बल दिया जाएगा। जीवन कौशल, इसमें कहा कि जीवन कौशल और व्यावसायिक शिक्षा के विकास पर बल दिया जाएगा। भारतीय संस्कृति से जोड़कर शिक्षा प्रदान करनी होगी। विविधता व स्थानीय परिवेश को जोड़कर शिक्षा दी जाएगी। रचनात्मक व सतत मूल्यांकन पर शिक्षा में बल दिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि रचनात्मक और सतत मूल्यांकन पर भी बल दिया जाएगा। शिक्षा को सार्वजनिक सेवा मानना और निजी हितों की उपेक्षा करनी होगी। याद रखना होगा कि शिक्षा को क्या मानना होगा, सार्वजनिक सेवा और निजी हितों को क्या करनी पड़ेगी, उपेक्षा करनी होगी। अब इसका पहला अध्याय क्या कहता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पहला अध्याय कहता है कि ECCE यानी चिल्ड्रन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को मजबूत बनाना। इसका उद्देश्य क्या है। ECCE का अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का वर्ष 2025 तक 3 से 6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्वक विकासात्मक स्तर के अनुसार देखभाल और शिक्षा की पहुंच हो। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत, यानी पहले अध्याय के अंतर्गत ही बच्चे को खेल गतिविधि के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी। कौन सी उम्र के बच्चों को, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा दी जाएगी वो किसके आधार पर दी जाएगी, खेल व गतिविधि के आधार पर के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। फिर सभी विकास के पहलों को विकसित करने पर बल दिया जाएगा। ये जो शिक्षा होगी उसको आंगनवाड़ियों के माध्यम से, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों तथा बाल वाटिकाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। फिर ECCE का क्रियान्वयन कौन करेगा, शिक्षा मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा व जनजातीय मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या कहा गया है कि सभी बच्चों के लिए
बीच बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करना होगा। यानी वर्ष 2025 तक कक्षा 5 और उसके बाद प्रत्येक विद्यार्थी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। इसमें पढ़ना लिखना बोलना अंकगणित क्रियाएं संख्या ज्ञान को सुनिश्चित किया जाएगा। इसे प्राप्त करने के लिए निपुण भारत अभियान चलाए जा रहे हैं तथा डिजिटल माध्यम से दीक्षा के माध्यम से क्या डिजिटल लाइब्रेरी में सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। प्रत्येक विद्यालयों में 30 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। यानी 30:1, विशेष वंचित बच्चे वाले क्षेत्रों में 25 अनुपात का छात्र शिक्षक अनुपात होगा। इसके अंतर्गत सामाजिक संस्थानों, एनजीओ, माता पिता और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भी मदद ली जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अध्याय 3 क्या कहता है। अध्याय 3 में कहा गया है कि सभी स्तरों पर शिक्षक में सार्वभौमिक पहुंच और ठहराव सुनिश्चित करना होगा। अध्याय 3 क्या कहता है कि सभी स्तरों तक, यानी सभी स्तरों पर शिक्षा में सार्वभौमिक पहुंच और ठहराव सुनिश्चित करना होगा। इसका उद्देश्य रखा गया है कि वर्ष 2030 तक 3 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा तक पहुंच और भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। और इसके अंतर्गत ड्रॉप आउट बच्चे, यानी जो विद्यालय छोड़कर जा चुके हैं, बच्चों को शिक्षा से पुनः जोड़ना होगा। प्रभावी और बुनियादी शिक्षा उपलब्ध करवाना होगा। छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध करवानी होगी। नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करवाना होगा। घर पर शिक्षा प्रदान करना होगा। सिविल सोसाइटी के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद लेनी होगी। स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना होगा। ओपन स्कूल व दूरस्थ शिक्षा को भी प्रदान करना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट होगा अध्याय 4, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का अध्याय 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या उद्देश्य है कि स्कूली शिक्षा के लिए नई पाठ्यचर्या शिक्षा शास्त्र की रचना की जाएगी, जिसमें शिक्षा का ढांचा क्या बनाया गया, 5 3 + 3 + 4 होगा। याद रखना है आपको, शिक्षा का नया ढांचा क्या बनाया गया है, 5 + 3 + 3 + 4 बनाया गया। जिसमें आप देखेंगे कि जो 9th से 12th तक की क्लास है होगी, जिसको 4 कहते हैं, उनकी आयु तय की गई कि 14 से 18 होगी, जो सेकेंडरी स्टेज होगा। फिर क्लास 6 से 8 तक ये 3 वाला होगा, जिसमें आयु 4 से 14 वर्ष तय की गई, जिसको में मिडिल क्लास होगी। फिर 3 से 5 तक की, जिसकी आयु कक्षा 3 से 5 तक की आयु 8 से 11 वर्ष प्री प्रेटरी स्टेज कहलाएगा, जो 3 वर्ष का होगा। उसके बाद 2 वर्ष की शिक्षा होगी, 2 वर्ष की शिक्षा क्लास फर्स्ट टू सेकंड 6, जिसमें 2 वर्ष की शिक्षा क्लास और फर्स्ट और सेकंड होगी। फिर इसके बाद एज 6 से 8 होगी। 3 वर्ष आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जिसको बाल वाटिका के द्वारा प्री स्कूल। वर्ष 3 से 6 वर्ष की आयु में इसके फाउंडेशन स्टेज, यानी 3 से 8 वर्ष माना जाएगा, जिसमें 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 3 वर्ष ये होंगे और 2 वर्ष ये होंगे, जिसमें फाउंडेशन स्टेज होगा, 5 साल की शिक्षा, जिसमें फर्स्ट सेकंड और प्री एजुकेशन दी जाएगी 3 वर्ष तक। उसके बाद पाठ्यक्रम के अंतर्गत बहुविषय अनुशासन लागू किया जाएगा, जैसे कला, विज्ञान, मानविकी, पर्यावरण, वाणिज्य, समग्र शिक्षा पर बल दिया जाएगा। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बल दिया जाएगा। कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा, जिसे कक्षा 8 तक दिया जा सकता है। बहुभाषा को सर्वोत्तम देते हुए त्रिभाषा फॉर्मूले को भी, सूत्र को लागू किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कक्षा 6 से व्यवसायिक और कौशल पर शिक्षा प्रदान की जाएगी। बच्चों को सही करने का महत्व सिखाया जाएगा। सभी भाषाओं का अनुवाद करके एक पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा और आंकलन में बदलाव भी किए जाएंगे। उसके बाद इसमें देख रखा है कि योगात्मक जो मूल्यांकन होता है के स्थान पर रचनात्मक मूल्यांकन होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा। कक्षा 10 से 12वीं तक की बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाते वर्ष में 2 बार परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। बच्चों को 360 डिग्री मूल्यांकन कार्ड बनाया जाएगा। ज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोज्ञानात्मक छात्रों का मूल्यांकन करेगी। उसके बाद जो पाठ्यक्रम है एनसीईआरटी द्वारा बनाया जाएगा, यानी जो स्कूल का पाठ्यक्रम वो एनसीईआरटी द्वारा बनाया जाएगा। कक्षा 3, 5 और 8 में भी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय मूल्यांकन के अंतर्गत परख की स्थापना की गई। याद रखना, राष्ट्रीय मूल्यांकन के अंतर्गत किसकी स्थापना की गई, परख। परख का मतलब होता है समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण स्थापित करना। याद रखना है, परख का मतलब क्या होता है, समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा तथा विश्लेषण स्थापित किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि विशेष प्रतिभा वाले मेवाती विद्यार्थियों की सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट आधारित कार्यक्रम बनाए जाएंगे, जिसमें सर्कल साइंस क्लासेस स्थापित किए जाएंगे और ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम प्रतियोगिता आदि आयोजित की जाएगी। ये अपना हो गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद अध्याय 5 देखते हैं, शिक्षक परिवर्तन की मशाल, प्रोफेशनल, यानी शिक्षक परिवर्तन की मशाल। प्रोफेशन का उद्देश्य क्या होगा, योग्य और पेशेवर शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित की जाएगी। 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम अनिवार्य रूप से लागू होगा। संविदा आधारित शिक्षक भर्ती को समाप्त किया जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा को विस्तृत मजबूत किया जाएगा। इसमें विषय परीक्षा के साथ साक्षात्कार तथा प्रदर्शन परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि शिक्षकों की भर्ती के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी, जिसमें शिक्षक की आवश्यकता अनुसार भर्ती होगी। शिक्षक गैर शैक्षणिक गतिविधियों से हटाया जाएगा। प्रत्येक शिक्षक को स्वयं की व्यावसायिक विकास के लिए 50 घंटों का सीडीपी कोर्स करवाना होगा। शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए कोरल मैनेजमेंट प्रोग्रेस बनाई जाएगी, जिसके आधार पर उसकी वेतन, भर्ती और पदोन्नति होगी। उसके बाद उसकी 2 वर्ष बीएड को चालू रखा जाएगा। अध्याय 6 क्या कहता है कि देश के हर बच्चे के लिए समान और समावेशी शिक्षा होगी।
बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों तक सीखने के अवसर प्रदान करना होगा। लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए जेंडर समावेशी नीति का गठन किया जाएगा। समावेशी शिक्षा के लिए विशेष शिक्षा स्थापित किए जाएंगे। परिवहन की सुविधा, छात्रावास, नगद सहायता भी प्रदान किए जाएंगे। स्थानीय विषयों तथा शिक्षकों को जोड़ा जाएगा। पूर्व ग्रहण और रूढ़िवादिता को भी हटाया जाएगा। उसके बाद अध्याय 7 देखते हैं, स्कूल परिवेश। उस स्कूल परिसरों के माध्यम से स्कूली शिक्षा में घरों शासन स्थापित करना। इसके अंतर्गत 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में स्थापित किए गए विद्यालय को एक परिसर बनाया जाएगा, जिसका केंद्र माध्यमिक विद्यालय होगा। अध्याय 8 क्या कहता है? स्कूली शिक्षा का विनिमय होगा कैसे? इस अध्याय में हितों के टकराव को खत्म करने के लिए नीति निर्धारण, विनिमय संचालित व शैक्षणिक मामलों के लिए अलग अलग संस्थाएं होगी। जैसे स्कूली शिक्षा विभाग, जो सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय होगा, ये नीति निर्धारण का कार्य करेगा। इसके बाद स्कूली शिक्षा निर्देशालय, ये विद्यालय प्रणाली की सेवा, प्रावधान तथा शैक्षणिक संचालन का कार्य भी करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विद्यालय मानक प्राधिकरण, ये एक स्वतंत्र राज्यव्यापी निकाय होगा, जिसके अंतर्गत बनाए गए मानकों की पालना सभी विद्यालयों यानी निजी और सरकारी विद्यालय करेंगे। अकादमिक पाठ्यक्रम निर्माण संबंधित कार्य एनसीईआरटी के तहत प्रत्येक राज्य में आरएससीईटी करेगी। उसके बाद ये हो गया अपना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का वीडियो कंप्लीट। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।